आज हम लोग संविधान का पहला भाग शुरू करते हैं। संविधान की आज सही सही पढ़ाई यहीं से शुरुआत होती है। भाग एक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। भाग पढ़ चुके हैं। भाग में पहला भाग जो है वो भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ना है हम लोगों को। भाग एक में क्या है? भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यही तो है। तो पाठ का नाम है भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन। ठीक, ये पाठ का नाम है। अब अनुच्छेद 1 पे आते हैं, अनुच्छेद वाइज पढ़ते चलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, बहुत ध्यान से समझिएगा। संघ का नाम, तो संघ का क्या नाम है? संघ का क्या नाम है अपने? भारत का नाम संविधान में क्या लिखा है? इंडिया, दैट इज इंडिया अर्थात भारत। क्या लिखा है? हाँ, तो संघ का मतलब नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। ये संघ का नाम हो गया, ठीक है। भारत, भारत है क्या? तो जो भारत है ये क्या है? राज्यों का संघ है। अंग्रेजी में यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक ठीक। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या है? भारत क्या है? ये देश का नाम है, ठीक। इंडिया और भारत क्या है? और ये जो संघ शब्द है ये क्या है? ये शासन प्रणाली है, ठीक। इंडिया दैट इज भारत का मतलब हुआ कि भारत, इसका अपने देश का नाम क्या है? भारत, अंग्रेजी में इंडिया है। और संघ का मतलब ये हुआ कि भारत की शासन प्रणाली संघीय है, ठीक है। ये शासन प्रणाली हो गई, दो बातें हो गई। अब भारत का संघ हो गया ना। राज्य क्षेत्र आ जाइए। राज्य क्षेत्र, तो राज्य क्षेत्र की अगर बात करें, इसको हम तोड़ के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। राज्य क्षेत्र क्या है? तो जो राज्य है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, इसमें 3 प्रकार शामिल होंगे, ठीक है। एक तो जो राज्य है उसके एक केंद्र शासित प्रदेश वाले क्षेत्र, ये राज्य वाले क्षेत्र हो गए। कितने हैं? 28 राज्य जान लीजिएगा आप लोग, उनकी राजधानी याद कर लीजिएगा, काम करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, हो गया। तीसरा है कि अगर भारत कोई क्षेत्र अर्जित कर ले, मतलब अपने भारत में शामिल कर ले, तो उसको कहेंगे वो तीसरा टाइप। 3 प्रकार से भारत में राज्य क्षेत्र है। तो अर्जित क्षेत्र, ठीक। अर्जित मतलब जीते हुए या कब्जा किए हुए। 3 बात समझ में आई। जैसे देखिए, पहले एक सिंपल समझिए, तो हैदराबाद भारत में था? नहीं था, तो उसको जबरदस्ती किया गया ना, तो वो अर्जित वाला आ जाएगा। ये 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ ये 3 प्रकार से भारत में शामिल होंगे। कोई भारत में शामिल होगा, एक जो भारत के राज्य हैं, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश, और भारत अगर कोई दूसरे स्वतंत्र देश को भारत में शामिल करे तो वो तीसरा टाइप का हो जाएगा। ये 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। अब भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो संघ 2 प्रकार के होते हैं, एक फेडरल, एक यूनियन, ठीक है।
तो जो भारत है वो यूनियन पे है, इसका मतलब ये हुआ भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब ये हुआ भारत और जो राज्य हैं उनके बीच, राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। ठीक है, राज्यों के बीच कोई समझौता या सौदेबाजी नहीं हुई है भारत और राज्यों के बीच। भारत और राज्यों के बीच समझौता या सौदेबाजी का परिणाम नहीं है। इसके विपरीत क्या है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वहां दोनों पे राज्यों और केंद्र के बीच समझौता हुआ, सौदेबाजी हुई है। ठीक, तो इसीलिए वो संघ है, फेडरल है, और ये क्या है, यूनियन। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विपरीत। मामला समझ आया। पहला अनुच्छेद भारत का संघ का नाम और उसका राज्य, संघ का नाम भारत हो गया। भारत क्या है, नाम है, संघ क्या है, शासन प्रणाली है। अब भारत को राज्यों का संघ बताया गया, यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि भारत और राज्यों के बीच कोई समझौता या सौदेबाजी नहीं हुई, वो डायरेक्ट शामिल हुए बिना किसी संधि और समझौते के। ठीक, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये व्यवस्था नहीं, वहां समझौते के बाद ही हुआ है कि अगर इन शर्तों पर आप नहीं चलोगे तो हम अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो भारत में एक संविधान संशोधन आया, 16वां संविधान संशोधन 1963। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि कोई भी राज्य भारत में शामिल तो हो सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता। तो कोई राज्य, हाँ हाँ, भारत में शामिल हो सकता है किंतु अलग नहीं होगा, किंतु अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भारत का पहला अनुच्छेद है, ये बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत है, भारत कैसा देश है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया क्या है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। उल्टा हो जाएगा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है ये। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में राज्यों को का निर्माण और समापन किया जा सकता है लेकिन केंद्र का नहीं। अपने यहाँ केंद्र खत्म या विनाश नहीं होगा, राज्यों को समाप्त किया जा सकता है, नया राज्य बनाया जा सकता है, नाम बदला जा सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। इसके विपरीत वहां समझौता हुआ है अमेरिका में, अमेरिका में राज्य का कुछ नहीं होगा, अगर राज्य अलग कर हो जाएंगे संघ आपका विनाश हो जाएगा। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ वहां है, अपने यहाँ का विनाशी राज्यों का, राज्य का विनाश होता है, राज्य समाप्त हो सकता है। ठीक, तो भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब भारत के राज्य जितने हैं, उत्तर प्रदेश देखिए, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, इसको काट के छोटा कर दिया गया, उसका नाम उत्तराखंड। देखिए ये राज्य का विनाश कर दिया गया ना, छोटा कर दिया गया और उसका नया निर्माण कर दिया गया, ये क्या हुआ, विनाशी राज्य हो गया। लेकिन क्या भारत जैसे था उसमें बदलाव आया, तो अविनाशी संघ हो गया। ठीक, ये पहला अनुच्छेद था हमारा। इतना मामला समझ में आया है? तो एक लाइन का चाहिए, जितना याद करके काम निकाल सकते हैं। 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी याद कर लीजिए, काम ओके है। लेकिन इतना इसको अच्छे से समझने के लिए ये चीजें जानना जरूरी है। अब संघ 3 प्रकार के होते हैं, संघ, अर्ध संघ, परिसंघ, 3 होते हैं। एक शामिल हो गए, बाहर नहीं हो सकते। एक में जब चाहो तब शामिल हो सकते हो, जब चाहो बाहर, हम लोग रूस यूएसएस ना। और एक है अर्ध संघ, शामिल तो हो सकते हो लेकिन बाहर जल्दी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कठिन परिस्थितियों में बाहर हो सकते हैं।
तो 3 प्रकार के संघ होते हैं। सबसे कठिन संघ किसका है? भारत का। शामिल तो हो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते। ठीक, पहला अनुच्छेद अच्छे से समझ में आया? दूसरे पे चले। अनुच्छेद नंबर 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो भारत किसी भी नए राज्य का प्रवेश कर सकता है या स्थापना कर सकता है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये दूसरा अनुच्छेद है। ठीक, तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, सामान्य नहीं हो सकता। कौन करेगा? तो संसद कुछ निबंधनों या नियमों के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। दूसरे अनुच्छेद का मतलब समझ में आ रहा है? अगर संसद चाहे तो कोई स्वतंत्र राज्य है या देश है, वो चाहता है भारत में शामिल होना, तो उसको शामिल कर सकती है। उसको शामिल करके या भारत के राज्यों को काट के नया राज्य स्थापित, नए राज्य का स्थापना कर सकती है। दूसरे अनुच्छेद का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो कौन करेगा? संसद। ठीक, कैसे? तो निबंधन, निबंधन मतलब एक नियम के अनुसार सीमित मात्रा में या शर्तों के आधार पर कुछ राज्यों का संसद कुछ शर्तों के आधार पर जो उचित समझे। ठीक है, संसद जो उचित समझे उन शर्तों के आधार पर। ठीक है, उचित समझे उनके आधार पर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। ठीक, ये हमारा अनुच्छेद नंबर 2 है। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट बन रहे, 2 शब्द मिल रहे हैं, एक प्रवेश मिल रहा है, एक स्थापना मिल रही है ना? ऊपर मिटाएं। इनको तोड़ रहे हैं, ऊपर हम ले चल रहे हैं। ये 2 प्रकार से होंगे, नए राज्यों को संघ में शामिल करना। प्रवेश मतलब शामिल करना। ठीक है, इसका मतलब शामिल किसको किया? वो पहले से है, पहले से प्रदेश है, केवल उसको मिला रहे हैं हम अपने में। ठीक है, पहले से बना हुआ है वो। और दूसरे में क्या है? इनको बनाएंगे हम, स्थापित करेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। जैसे एक राज्य है, चाहे हाँ बाहरी हो कहीं का भी, उसको हम भारत में मिला रहे हैं। ये क्या हुआ? शामिल कर रहे हैं। हाँ, भारत में शामिल कर रहे हैं, कहीं से भी है। और दूसरे लाइन में है स्थापित कर रहे हैं, मतलब भारत में नया राज्य बना के उसको स्थापित कर रहे हैं। 2 बातें समझ में आ रही हैं? प्रवेश और स्थापना का मतलब समझ रहे हैं? पहले से एक राज्य है और दूसरा इसमें जो पहले से विद्यमान है। ठीक है, इसमें क्या है? नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि ये राज्य पहले से नहीं है। स्थापित मतलब पहले से नहीं है, इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि बना हुआ है पहले, लेकिन भारत में आज की डेट में अभी शामिल
नहीं हुआ, तो उसको शामिल कर लिया गया। हाँ, तो पहले से स्थापित किंतु भारत में शामिल नहीं। ठीक, ये हुआ दूसरा अनुच्छेद। ध्यान से इसको देखते रहिएगा। अगर केवल भाग एक पढ़ना, 4 अनुच्छेद 4 लाइन के हैं, लेकिन समझोगे भाई बड़ा है, समझ जाओगे तो भूलोगे नहीं। पहले में था भारत का नाम और उसका राज्य, मतलब भारत का नाम क्या था, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, वो नाम था। संघ मतलब शासन प्रणाली थी। ठीक है, अब उसमें से शासन प्रणाली थी, तो राज्य क्षेत्र में कौन आएगा, तो जो भारत राज्य है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ नया जीत, हम लोग अगर कहीं जीत रहे हैं किसी जमीन को, वो मिला सकते हैं। वो 3 क्षेत्र होते हैं। संघ का मतलब हुआ कि कोई राज्य, हम जो राज्य भारत में मिले हुए हैं, देशी रियासतें सब मिली हैं, समझौते के साथ नहीं मिले हैं, वो सब शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो शामिल हो गई हैं, लेकिन भारत से बाहर निकल नहीं सकती हैं। ठीक है, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में क्या है, समझौते के साथ शामिल हुए हैं। ठीक, इसलिए भारत यूनियन ऑफ स्टेट बना हुआ है। ठीक है, और 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा ये नियम बना दिया गया, कोई भी राज्य भारत में मिल तो सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं तो अलग होने के प्रयास करेंगे तो वही 365 और 355 लगा के राष्ट्र शासन लग जाएगा, कटा के काम हो जाएगा। ठीक, दूसरे अनुच्छेद में क्या है, भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, मतलब राज्यों का विनाश संसद कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण भी संसद कर सकती है, लेकिन संघ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन करेगा, संसद करेगी, जो उसको समझ में आए उन शर्तों पे कर सकती है। संसद को जो शर्त समझ में आए उसके आधार पे कर सकती है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार से होगा, एक प्रवेश मतलब पहले से है उनको शामिल करना है, दूसरा पहले से है लेकिन भारत में शामिल नहीं है, उनको स्थापित कर दिया जाए भारत में लाके। वो अभी इसका मुकदमा दिखाते हैं, आगे है एक मुकदमा। ठीक, अनुच्छेद, अब इसके तहत देखिएगा तो भारत में पहले कितने राज्य थे, 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित, टोटल 20 राज्य थे। आज की डेट में 36 हो गए हैं। तो पहले ये सब थे तो है, था ही नहीं, कुछ मिलाए गए। जैसे पांडिचेरी फ्रांस के कब्जे में था, गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था, बाद में आया ना, आजादी के बाद शामिल हुए। तो ये, लेकिन ये सब तो मान लीजिए ब्रिटिश क्षेत्र थे, तो ब्रिटिश का शासन था, तो उसको आसानी मिल गए। लेकिन एकमात्र आजादी के समय एकमात्र देश था जो आजाद था, उसको भारत में शामिल करके राज्य बनाया गया है। ठीक है, उसको जान लीजिएगा। अनुच्छेद 2 का में एक देश था, स्वतंत्र था, कौन, सिक्किम। हाँ, सिक्किम स्वतंत्र देश था, स्वतंत्र देश को शामिल करके, इसको कहे पहले अनुच्छेद हम नहीं बताए, क्योंकि दूसरे अनुच्छेद के शर्तों पे आया ही है। ठीक, शामिल करके कौन सा, 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य बना दिया गया है। अब इसका इतिहास देखोगे तो 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने, 2 डॉक्टर थे वहां पे शासन कर रहे थे, उन पे फर्जी आरोप लगा के इसको शामिल किए थे। हाँ, लेकिन जब आप ध्यान दीजिएगा, 1935 के अधिनियम से जब उनको लगा कि अब हम भारत से शासन हमारा खत्म हो रहा है, बर्मा को अलग कर दिए, धीरे धीरे काटना भी शुरू कर दिए थे, अलग करना शुरू कर चुके थे ना। हाँ, तो उन शर्तों पे फिर लास्ट में इसको शर्तों के साथ समझौता हुआ है, भारतीय संघ में शामिल हो गया। ठीक, अनुच्छेद 2 और 3 में बड़ा बारीक अंतर है भाई, बहुत बारीक अंतर है, समझ नहीं पाओगे जल्दी, तो समझने का प्रयास करिए। अनुच्छेद, हाँ, इसमें भी नए राज्य बन रहे हैं, उसमें भी नए बनेंगे। हाँ, तो वही नए राज्यों का निर्माण और उनके नाम
सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, उनके नाम सीमा क्षेत्र में, हाँ, राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा क्या अंतर है, ये सब भारत के नहीं है, इनको भारत में शामिल किया, ये भारत में है, उनको बदला जा रहा है। समझ पा रहे हैं? जैसे भारत था, ये भारत है मान लीजिए, ये वाले अनुच्छेद 2 में कोई यहां है, ठीक है, उसको इसके अंदर लाया जाए, ठीक है, लेकिन ये भारत है, अनुच्छेद 3 कहता है ये है, तो इसको काट के 2 बना दीजिए या 3 बना लीजिए। समझ रहे हैं क्या हो रहा है ना? तो देखिए, तो ये अब 3 अनुच्छेद नंबर 3 के तहत पहले 14 छा थे ना, 14 राज्य छा केंद्र प्रदेश, आज 36 बने हैं। कैसे? इसी अनुच्छेद 3 के नाम पर बांट बांट के बढ़ाते चले गए राज्य। पहले से विद्यमान है और पहले से स्थापित भारत में शामिल है। हाँ, मतलब बाहरी है भारत। हाँ, तो पहले से विद्यमान है, वो स्वतंत्र है। हाँ, एक अक्का बना ले, एक अक्का, इक्का वाला देखा सिक्किम, पहले से विद्यमान, हाँ, स्वतंत्र है। हाँ, हेमा कहा है पहले से स्थापित है, किंतु भारत में जिसे पांडिचेरी, गोवा हुआ, ये तो पहले से स्थापित है, भारत में भी शामिल नहीं ना। हाँ, हम स्वतंत्र है, मामला समझता है। जैसे सिक्किम भारत में नहीं ना, स्वतंत्र है, तू कहता है हम आवे चाहता है, लेकिन गोवा, पांडिचेरी ये सब कहा है स्वतंत्र ना है ना, और लेकिन राज्य है, इनका केवल क्या करेगा है, शामिल करेगा है। समझ में होता है? हेमा का हुए देखा, दादरा नागर हवेली, दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब मिलाए दें 2019 मिल गए, एक हो गए ना, तो ये अनुच्छेद 3 काम हो गया वहां। अब इसमें क्या क्या हो सकता है अनुच्छेद 3 में, ध्यान से समझिए, बड़ा कर रहे हैं जानबूझ के, तो 5 पार्ट करते हैं इससे, ठीक है। तो राज्य के किसी क्षेत्र को काट सकते हैं या अलग कर सकते हैं, यही तो हो रहा है। तो राज्य के किसी क्षेत्र को, राज्य के क्षेत्र को अलग कर सकते हैं, ठीक। दूसरे में क्या है, दो या अधिक राज्य, दो राज्य का मिला सकत, मिला के एक राज्य बना सकत है, ठीक है। या और क्या हो सकता, या उनके भागों को अलग कर नया राज्य बना सकते हैं, ठीक। अगला क्या है, किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य में मिलाकर, ठीक है, नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है। नए राज्य का निर्माण, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझो। ये मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक, पहली लाइन क्या कह रही है, हम काट के अलग कर दें, पहली लाइन समझ में आया, राज्य के क्षेत्र को अलग कर दें, 2 राज्य बन गया, समझ में आया। दूसरी लाइन कह रहा है 2 या 2 से अधिक, एक राज्य ये है और एक राज्य ये है, ठीक है, दोनों को मिला के एक राज्य बन गया, ये हो सकता है। या एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, इसको काट के एक राज्य बना दे, ये अलग, ये अलग, ये एक अलग बन जाए। ये कंडीशन समझ में आ रही है? हाँ? तीसरी कंडीशन कह रहा है किसी राज्य क्षेत्र को, जैसे 2 राज्य हैं,
और एक राज्य क्षेत्र है, इसके क्षेत्र को इतना काट लिया जाए और ये एक राज्य हो जाए, ये एक राज्य हो जाए। समझ रहे हैं? तीनों कंडीशन समझ में आ रही, क्या मामला है। अक्षरों में ना समझ में आ रहा तो वहां समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। मिटा दें इसको। ये तो पहला तरीका था। दूसरा, खा में है किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। ग में किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकता है संसद। ये सब कौन करेगा? सब संसद कर रही है। घ में क्या है? किसी के राज्य क्षेत्र को बढ़ा दिया, किसी के राज्य क्षेत्र को घटा दिया। किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। और अंगा का कहता है किसी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करके। नाम में वैसे तो आसानी से रखिए, 4 अनुच्छेद है, ट्रेन से रखिए, काम खत्म ना। लेकिन ऐसे समझ लोगे ना, दिमाग भी फिट हो जाएगा। दूसरे में क्या था? नए राज्य शामिल हो रहे थे या स्थापित थे भारत में, नहीं थे उनको शामिल। इसमें जो भारत में है उसके साथ हो रहा है, उसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, काट के अलग कर दिया गया, या 2 राज्यों को मिला के बना दिया गया, या 2 राज्यों के बीच के पार्ट को अलग करके बना लिया गया, या किसी राज्य क्षेत्र के अन्य राज्य को मिला के एक राज्य बना लिया गया। तीसरी कंडीशन क्या है? उसको बढ़ा दिए, जैसे इतना बड़ा है इतना बड़ा कर दिए, इतना बड़ा है घटा दिए। जैसे उत्तराखंड जब बना तो पहले उत्तर प्रदेश इतना बड़ा था, उत्तराखंड बढ़ा तो पहले जो राजनीतिक लोग थे उत्तर प्रदेश क्या कहते थे? शेर कहते थे। क्या कहते थे? शेर कहते थे। तो वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश वाले शेर थे, लेकिन फिर वहां राजनीतिक मुद्दा था तो ज्यादा हीरो बन रहे थे, तो क्या किए? इनके मुंडिये काट दिए। उत्तर प्रदेश ध्यान से देखिएगा मैपिंग के, तो अगर उत्तराखंड को मिलाइएगा तो शेर, पूरा शेर दिखेगा, वो मुंडी होगी। जब मुंडिये कट गई तो उत्तर प्रदेश का शेर काम खत्म हो गया। अब मैपिंग को अच्छे से देखिए कभी। उत्तर प्रदेश 2 पैर होंगे, एक वो ललितपुर पहला पैर होगा और सोनभद्र दूसरा पैर होगा, और वहां शामली को देखिएगा तो पूंछ होगी, देखिएगा मैप। और आगे चली जाएगी तो ऐसे बनेगा वही उत्तराखंड पूरा, तो वह गटैया कट गई, उत्तर प्रदेश की गटई कट गई। ठीक, तो वो ये वाली कंडीशन हो गई, घटा दिया गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो नाम जानते हैं, उत्तर प्रदेश पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत है, फिर धीरे धीरे क्या बना? उत्तर प्रदेश बन गया, तो नाम बदल दिया गया। अगला क्या है? सीमा बदल दी गई, तो उत्तराखंड कट गया, सीमा चेंज हो गई। ये अनुच्छेद 3 है। अब यहां से मजेदार बात सुनिए, मुकदमा शुरू हो रहा है। हुआ क्या, जब इतनी व्यवस्था हो गई, मुंडी उंडी कट गई, भाई विरोध तो होगा ना कि काहे ऐसा काहे किया गया, ऐसी क्या समस्या थी जो हमारा मुंडा काट दिया गया, या किसी राज्य का कुछ भी अलग कर दिया गया। अब उसमें होता क्या है, जैसे राज्य है तो उसमें कोई जिला है, उसमें बहुत खनिज संपदा है, काट के अलग कर दिए, तो वो तो बेचारा बेकार हो गया ना। उसी के दम पे वो विकास करना था, उसकी सारी संपदा आप ले लिए, बेकार हो गया ना। तो राज्यों का विरोध शुरू हुआ। इस पे क्या हुआ? राज्यों का विरोध शुरू हुआ। तो एक आता है 5वां संविधान संशोधन। 1955 में। हाँ, संविधान संशोधन। अब इसको सुनिए तब समझ में आएगा क्या है। हुआ क्या भैया कि राज्य जिसका पार्ट कट रहा था वो तो दुखी हो रहा था, जिसको मिल रहा था उसको खुशी हो रहा था। तो हुआ क्या कि राज्य ने विरोध करना शुरू हुआ। तो लास्ट में 5वां संविधान संशोधन 1955 में ये हुआ कि अगर भाई जिस राज्य के क्षेत्रफल को हम कम कर रहे हैं
उससे एक बार पूछ लिया जाए। तो ये संशोधन क्या पांचवें में क्या हो रहा है कि प्रभावित राज्य से एक बार राय ली जाएगी। राय मानो ना मानो अलग मुद्दा है। पहले क्या हुआ, राय ली जाए, बिना राय लिए विधेयक पेश नहीं होगा। पांचवें में क्या हो रहा है कि प्रभावित राज्य से बिना राय लिए कौन लेगा, राष्ट्रपति देगा। प्रभावित राज्य से राष्ट्रपति राय मांगेगा और उसका समय सीमा निश्चित करेगा, इतने दिन में बताइए। अगर राष्ट्रपति चाहे समय बढ़ा सकता है, लेकिन उसके अंदर उनसे राय देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति फिर विधेयक पेश करने की अनुमति दे देगा। तो पहला क्या संशोधन हुआ कि जो प्रभावित राज्य से उसकी राय मांगी जाए, वो चाहता क्या है उसको समझाने का प्रयास किया जाए। पांचवा संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि राज्यों से राय मांगे बिना विधेयक पेश नहीं होगा। और दूसरी लाइन में क्या हुआ कि राय मांगने के लिए विधेयक विधानमंडल के पास कौन भेजेगा, राष्ट्रपति भेजेगा, और समय सीमा निर्धारित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक, अब इसके बाद यहां मामला नहीं बना, फिर 18वां संविधान संशोधन आया 1966 में। उसमें अनुच्छेद 3 में एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया कि संसद अगर चाहे तो ओहमत देखा इसमें, देखिएगा इसमें क्या है कि संसद जो है राज्यों का निर्माण कर रही है। पॉइंट समझिएगा, मामला कहां होता, राज्यों का निर्माण कर रही है, राज्यों का विनाश कर रही है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र का मामला नहीं है। अगर वो केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहे तो इसमें कहीं है ही नहीं। तो 18वें संविधान संशोधन द्वारा उसने जोड़ा कि संसद संघ केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकती है। समझ रहे हैं? इसके पहले देखिए कहीं केंद्र शासित प्रदेश का नाम है नहीं है। तो 18वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को ये अधिकार मिला कि हम केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं या केंद्र शासित प्रदेश समाप्त कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश के नाम, क्षेत्र, सीमा को हम समाप्त कर रहे हैं तो वहां पे उसकी राय लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश पर हमेशा अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। तो वो तो खुद राय मांग रहा है, तो वो उनसे काहे ना मांगेगा। 18वें में क्या हो रहा है समझ में आया? और 5वें में क्या हुआ, प्रभावित राज्य से सलाह मांगेंगे। कौन मांगेगा? और समय सीमा निर्धारित करेंगे। कौन करेगा? ये हुआ 5वां। 18वें का हुआ केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकते हैं या उसको समाप्त कर सकते हैं, वहां पे राय लेने की आवश्यकता नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ? है? तब अब चलिए फिर 5वां संविधान संशोधन, पहला पॉइंट, अब इसी को नोट कर लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति के, अब इसको अपनी भाषा में समझ लियो ना, अब उसकी भाषा में दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी राज्य के नाम राज्य के गठन, नाम या सीमा में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति सिफारिश बिना किसी नाम, सीमा परिवर्तन में परिवर्तन नहीं होगा, या गठन नाम में परिवर्तन वाले, ऐसे कर दीजिए एक लाइन में, वाले विधेयक संसद में पेश नहीं होंगे। ठीक है, कब तक? तो दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति की सिफारिश बिना कोई भी ऐसा विधेयक संसद में पेश नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक राष्ट्रपति राज्यों से राय ना ले ले। समझ में आ रहा? और उसका सीमा, एक निश्चित सीमा करके उसकी राय न ले ले। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के विधानमंडल से राय न मांग ले, समय निश्चित करके।
विधेयक भेजकर निश्चित समय में राय न मांग ले। अब यहाँ सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। राय निश्चित समय में राय ना मांग ले, अपनी भाषा में कर दिए हैं इसको। ठीक है, जब तक राज्य विधानमंडल राय नहीं देगा, राष्ट्रपति समय निश्चित कर दे, तब तक ये विधेयक पेश नहीं होगा। 2 पॉइंट थे इसमें। ठीक है, तो इसको अगर एक लाइन में समझना हो तो इसमें है कि राज्यों प्रभावित राज्य से राय लेने की सिफारिश है इसमें। 5वें संविधान में एक लाइन में अगर जानना हो तो प्रभावित राज्य से राय लेने की सिफारिश की गई। उसको हम 2 पार्ट में तोड़ के समझाने के लिए बता रहे हैं, और सिंपल में एक लाइन है कि प्रभावित राज्य से राय ले लीजिए, राष्ट्रपति राय ले लेगा, उसके बाद विधेयक पेश कर लो निश्चित समय में। ठीक है, 18वां आ जाइए। 18वां संविधान संशोधन 1966। ठीक, तो इसमें क्या है? संसद संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण कर सकेगी, किंतु यहाँ पे राष्ट्रपति से राय या परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं। किंतु राष्ट्रपति पर राय लेने की बाध्यता नहीं। अरे वही राष्ट्रपति मुखिया है तो उससे क्या राय लेना है? उसे वो अनुमति दे रहा है, इसका मतलब वो सहमत है। ठीक है, मामला समझ में आया पूरा? हाँ भाई, जो विधेयक है वो विधानमंडल पास भेजेगा राष्ट्रपति, उसको समय निश्चित करेगा। जब तक वो राय नहीं मांग ले रहा राष्ट्रपति, तब तक आप ये विधेयक संसद में नहीं पेश होगा। जब राज्य अगर राय देता है, जैसे राष्ट्रपति ने 1 महीने समय निर्धारित कर दिया कि भाई इतने दिन में आप हमको अपनी राय दीजिए, यही मतलब है इसका, यही मतलब हो रहा है कि राष्ट्रपति विधानमंडल पास भेजा कि 1 महीने में आप अपनी राय दीजिए। पढ़िए अब इसको, यही मतलब हो रहा है। तो अगर 1 महीने में राय नहीं दिए, चलिए ठीक है 15 दिन और दे दिए, अब दीजिए, लेकिन अब भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तब फिर राष्ट्रपति विधेयक को पेश करने की अनुमति दे देगा। और अगर दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि उसकी बात मानी ही जाए। संसद की राष्ट्रपति की इच्छा हो माने, राष्ट्रपति की इच्छा ना माने, या संसद की इच्छा हो माने या ना माने, विधेयक को पेश कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हैं, जरूरी नहीं कि उसकी बात को माना ही जाए। अब कैसे बदलते हैं, राज्यों की सीमाओं को बदला कैसे जाता है? तो संविधान में संविधान संशोधन के 3 नियम हैं। ठीक है, एक साधारण बहुमत से है, एक विशेष बहुमत से है, और तीसरा है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ये 3 प्रकार से है। ठीक है, तो जो इसमें राज्यों के नाम सीमा परिवर्तन होता है, ये पहले तरीके से होता है, साधारण बहुमत से। ठीक है, जो राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन होता है वो कैसे? साधारण बहुमत से। तो यही लिख लीजिए, राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? नाम परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है। संसद के पास
किंतु उसे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। ऐसा साधारण बहुमत से हो सकता है। जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है उसका संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अब इस साधारण बहुमत का हुआ, ठीक है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक, पूरी कंडीशन है। जैसे 550 सदस्य हैं संसद में, कितने लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 500 हैं? हो कितने सकते हैं? 550 हो सकते थे 552, 2 आंग्ल भारतीय हट गए, 550 बचे। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। लेकिन आपको संविधान संशोधन करना है तो क्या करें? अब 552 में 552 उपस्थित होंगे, मान लीजिए उपस्थित कितना हुए? 3। तो उपस्थित कितने हुए? उपस्थित और मतदान, अब मतदान 190 कर रहे हैं, 290 लोग ही कर रहे हैं उपस्थित, और तो 290 का आधा 145, 146 वोट पे काम हो जाएगा। इसी को कहते हैं साधारण बहुमत, आधे से अधिक, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक। कुछ लोग देखिए, जैसे संसद सदस्य हैं, कोई विधेयक पेश होना जाएंगे ही नहीं, अनुपस्थित हो जाएंगे ना। हाँ, तो ये सब कंडीशन बन जाती है, तो वो साधारण विधेयक हो जाता है। कितना हुआ? अब प्रक्रिया देखिए कैसी होती है। बड़ा आसान लगता है सब ना, बहुत तीन अनुच्छेद तो है, और सही है, तीनों कहिए तो रटा दें, नहीं तो इसे समझ लीजिए। और गारंटी है, अभी देखिए सब याद करवाते हैं आपको, ऑटोमेटिक याद हो जाए, सारी बातें समझ में आएंगी। अभी बस केवल इसको देखते रहिए। तो राज्यों के नाम सीमा परिवर्तित करने वाला विधेयक संसद में कब पेश होगा? जब राष्ट्रपति अनुमोदित करे ना, राष्ट्रपति के अनुमोदन पे ही तो प्रस्तुत होगा। और राष्ट्रपति अनुमोदन कब करेगा? जब राय ले लेगा तब ना। अभी दोनों पढ़े ना, कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश होगा जब राष्ट्रपति अनुमोदित करे। और राष्ट्रपति के लिए क्या नियम है कि आप राज्यों से राय मांग लीजिए समय निश्चित करके, तभी अनुमोदित करिए। पहली कंडीशन समझ में आई? ठीक है। तो राष्ट्रपति को राय लेने के लिए क्या करना होगा? विधानमंडल के पास भेजना होगा, समय निश्चित करना होगा, फिर विधानमंडल अपनी राय देगा या नहीं देगा। ठीक है, अगर नहीं दिया तब भी राष्ट्रपति अनुमोदित के लिए भेज देगा, और किया है तो माने ना होगा तब अनुमोदित करेगा, नहीं मानना होगा तब भी अनुमोदन की अनुमति दे देगा। ये 3-4 कंडीशन उसके पास विद्यमान है। प्रोसेस समझ में आ रहा है कैसे होता है? पहला क्या हुआ? विधेयक जैसे पेश करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति अनुमोदित नहीं करो, कहे रुको, पूछ ले उससे। पहले क्या करें? रुको, राज्य से पूछ ले। तब राज्य से कैसे पूछ? लेटर लिखा जाएगा, किसके पास? विधानमंडल पास। भाई आपका इतना पार्ट कटना है या इतना जुड़ना है, क्या है? वो अपनी राय दे। आपको 1 महीने में बताइए, आप नहीं बता पाए, अच्छा 15 दिन और दिए, 1 महीना और दिए, चलिए बताइए अब। तो अब अगर आप नहीं बताए तो ठीक है, आप पेश कर लीजिए, संसद को आदेश करेगा, आप पेश कर लीजिए। और अगर बता दिए, देखें अगर सब ठीक ठाक है तो मान लिए, तब भी पेश, और नहीं ठीक ठाक है वापस, काम खत्म, तब भी पेश। वापस क्यों करेंगे? खत्म हो गया वहीं उसका काम, आप विधेयक पेश करिए। वो मान्य नहीं होगा, वो तो संसद के ऊपर है ना, राष्ट्रपति के ऊपर, चाहे माने चाहे ना माने, केवल राय ली जाएगी। राय का मतलब क्या होता है? हाँ, राय का मतलब सलाह, और सलाह बाध्यकारी नहीं होती, नहीं, चाहे माने चाहे न माने। जैसे अभी देखिए एक मुद्दा चल रहा ना, राष्ट्रपति ने न्यायालय से अनुच्छेद 143 तहत 14 प्रश्नों पे सलाह मांगी है। अब यहाँ 2 कंडीशन है, न्यायालय चाहे तो सलाह दे, चाहे तो न दे। और अगर न्यायालय देता है, राष्ट्रपति चाहे माने चाहे न माने, दोनों के पास है, दोनों के पास कंडीशन है। अभी न्यायालय चाहे तो कहते भाई हम नहीं दे पाएंगे, काम खत्म। या न्यायालय मान लीजिए कह रहा ठीक है हम देते हैं, दे दिया।
अब राष्ट्रपति की इच्छा है, चाहे माने चाहे ना माने, तो स्वतंत्रता पूरी है। समझ में आ रही बात? तो इसका प्रोसेस है, प्रोसेस ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो कहिए स्टेप बाय स्टेप लिख दें, और या तो प्रक्रिया समझिए, भाई विधेयक पेश करना है तो अनुमति किससे चाहिए है? हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ये जान लीजिए, तो राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण नाम चीना की प्रक्रिया है, तो उसके आगे लिख रहे हैं कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति के अनुमोदन से पेश, विधेयक और अधिनियम बताए हैं ना, विधेयक संसद में पेश हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया अधिनियम, नहीं किया विधेयक, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पे रुकता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पहले विधेयक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन गया। बारीक अंतर है, समझ में आ रहा है? तो पहला क्या हुआ, विधेयक पेश करना है तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति से सलाह लेंगे। फिर दूसरा क्या होगा, राष्ट्रपति प्रभावित राज्य से राय मांगेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या करा, राय देने के लिए समय निर्धारित करेगा ना, दिखाई दे रहा है, दिखा नहीं मिलेगा, स्पष्ट हो रहा है? अच्छा, उल्टा हाँ। ठीक है, ये 3 कंडीशन बन गई। अब चौथी क्या है, विधानमंडल राय दे या ना दे, विधानमंडल राय दे या ना दे। ठीक है। 5वीं कंडीशन क्या बनेगी, राय न दे तो वो विधेयक पेश हुए, और विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं, या संसद, कौन, संसद। हो गया इतना मामला को, इसके बाद अधिनियम बन जाएगा। और एक अगली कंडीशन 6 लिख दीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में राय की आवश्यकता नहीं है, वहां जरूरत ही नहीं। तो केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के लिए राय की आवश्यकता ठीक, राय की आवश्यकता, ये इतना हुआ। मामला समझ में आया पूरा कैसे हो रहा फंदा? अब एक मुकदमा एक बार फंस गया भैया, फिर बेरूबारी क्षेत्र है एक पश्चिम बंगाल में, 1960 में ये मामला फंस गया। तो वहां पे ये आया कि क्या संसद किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को दे सकती है? ठीक है, यहां मामला फंस गया कि क्या दे सकते हैं या ले सकते हैं, तो अर्जित तो कर सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं, यहां यही प्रश्न उठा। और जो पश्चिम बंगाल में ये बेरूबारी क्षेत्र था उसमें लगभग 9 वर्ग मील था और 12,000 जनसंख्या थी, तो उसको देना था भारत को, और कुछ क्षेत्र लेना था समझौते के तहत। अब समझौता लागू कैसे हो, क्या संसद के पास यह अधिकार है? मामला यही खत्म हुआ। तब हुआ क्या भैया,
संसद के पास ये अधिकार है कि नहीं, तो संसद ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय से कहा भाई सलाह दो। किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत, भाई सलाह दो। तो सलाह मिली कि भाई राष्ट्र का मामला है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर संसद ने क्या किया, बेरूबारी समझौता किया। बात समझ में आ रही है? बेरूबारी क्षेत्र था, गांव था, जैसे गांव का नाम होता है, बेरूबारी नाम था उसका, वहीं से पश्चिम बंगाल में है ये क्षेत्र। ठीक है, तो न्यायालय ने इनको सलाह दी भाई देखिए थोड़ा संशोधन कर लीजिए, अनुच्छेद 3 में जोड़ लीजिए कि हाँ भाई हम नए अपने क्षेत्र को किसी को दे सकते हैं, या किसी क्षेत्र ले, तो लेने वाला तो प्रावधान था, देने वाला नहीं था। लेने में पहले था ना, कोई भी राज्य या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, ये था ना पहले, शामिल तो हो सकता है, देने की बात थी। तो ठीक है, 9वां संविधान संशोधन पारित किया गया। उसके बाद क्या हुआ, बेरूबारी क्षेत्र दे दिया गया। तो यहाँ एक जान लीजिए, 1960 का मामला है, बेरूबारी क्षेत्र कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है, ये पाकिस्तान को दे दिया गया। इसके तहत 9वें संविधान संशोधन। ठीक है, फिर एक हुआ अभी हाल ही में, देखिए 100वां संविधान संशोधन हुआ है। हाँ? जानते हैं? 2015 में इसको किया गया। पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश में घुसा हुआ था उनको दे दिया गया, बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र जो भारत में घुसा हुआ था उसको भारत में शामिल कर दिया गया। जमीन समझौता जो बांग्लादेश जमीन समझौता हुआ 100वें के तहत। कुछ भाग जमीन भारत की बांग्लादेश को दे दी गई और बांग्लादेश की कुछ जमीन भारत ने ले लिया। ठीक, ये हुआ 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, अनुच्छेद 4 अनुच्छेद थे ना इसमें, चौथा अनुच्छेद कहता है भैया, ये क्या कह रहा है, नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन, या सिंपल हम करते हैं अपना समझ लीजिए। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया संविधान संशोधन, किया गया संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 नए राज्यों प्रवेश, स्थापना, निर्माण, सीमा उमा बदल रहे हो, ये संविधान संशोधन नहीं। अनुच्छेद 368 कहता है ये संविधान संशोधन नहीं है। ठीक है, ये अनुच्छेद 4 हो गया। अब अनुच्छेद 49 में भारत 4 राज्यों में था, उसको बांट के 14 राज्य बना दिए गए। क्या अभी कहा, अरे अभी राज्यों ने बनूंगा, अभी तो यही पहुंचे थे, अभी सब राज्यों में बनोगे 28 थी, क्रम से पूछा जाता कौन राज्यों बना है। ठीक, तो जून 1948 में भैया, जून 1948 में एक यस के धर पे समिति बनाई गई।
कहे थे जब भारत आजाद हुआ भाषा के आधार पर राज्यों की खूब मांग हो रही थी, ये राज्य बनाओ, इस भाषा तेलुगु राज्य बनाओ, तमिल राज्य बनाओ, मराठा राज्य बनाओ, गुजराती राज्य बनाओ, ये मांग हो रही थी। तो यस्के धर समिति गठित की गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही है कि गलत। ठीक है, तो इनसे क्या पूछा गया, भाषाई राज्यों के गठन पर रिपोर्ट मांगी गई इनसे, किससे, यस्के धर से। ठीक है, तो इन्होंने कहा, यस्के धर ने कहा कि भाषा के आधार पर भाई ठीक नहीं है, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण ठीक नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। ठीक है, मामला समझ में आया। फिर मामला, लेकिन अभी आंदोलन लगातार चल रहा है, अब क्या हो, फिर एक कमेटी गठित हुई। ठीक है, जून में है ना, फिर दिसंबर में भैया 1948 में जेपीवी समिति, जानते हैं इसको, जेबीपी समिति, जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी सीतारामैया और बी से वल्लभ भाई पटेल, 3 लोग थे। जे एल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक, ये 3 लोगों की एक समिति बना दी गई। फिर जब ये दिए तो लोगों को लगा कि भाषा के आधार राज्य बनेगा, जब दिए नहीं बन सकता तो फिर विरोध शुरू, आंदोलन शुरू, तो फिर इन लोगों की कमेटी गठित की गई। अब इन लोगों ने फिर कहा कि एकता को सुरक्षित, एक राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अभी रोका जाता है, स्थगित कर दिया गया। ठीक है, हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन स्थगित। एक कांग्रेसी नेता थे भैया, पूछा खूब जाता है ये। ठीक है, कौन थे, पोटी श्री रामल्लू या पोटी श्री रामल्लू कर लीजिएगा। एक आके हैं भैया अनशन पर बैठी है, आमरण अनशन पे। ठीक है, 1953 में। ठीक है, आमरण अनशन 56 दिन बिना खाए पिए बैठा रही है, तो 56वें दिन ये इनके भैया हुई मृत्यु। मामला समझ रहा, ये 56 दिन भूख हड़ताल पर चला गए, 56वें दिन इनके हुई मृत्यु। जब मृत्यु हुई है तो आंदोलन विकराल रूप है। तो भारत के प्रधानमंत्री बिना कुछ सोचे समझे आंध्र प्रदेश राज्य के गठन तक घोषणा कर दी। तो भाषा के आधार पर बने वाला पहला राज्य कौन रहा, समझ में आओ कहां से बना, एक जने के जीव लेने के बाद बना। अब 56 दिन भूखा रहने के बाद इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद घोषणा हुई है। ठीक, कि मृत्यु के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश में भाषाई राज्य, आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कर दिया। अरे वहां पोटी थी रामल्लू की मोटी बनी अभी हाल ही में, चर्चा में है मामला आंध्र प्रदेश में। समझ में आया मामला ये। अब भैया फिर ये तो घोषणा हो गई, दबाव में सरकार ने घोषणा कर दिया।
फिर कमेटी गठित हो रही है, आपकी फजल अली कमेटी गठित हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं। ये क्रमबद्धता है, देखिए एक सिस्टमेटिक चल रहा है। ठीक, अब 1953 में जैसे ये राज्य की घोषणा हुई, तुरंत फजल अली कमेटी गठित हुई, फजल अली समिति, अंग्रेजी में कमेटी, हिंदी में समिति। कब? 1953 में गठित कर गई। ये 3 सदस्य थे, इसमें 2 सदस्य और थे, के एम पणिक्कर और थे हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 लोग गठित कर दी गई। भाई अब तो राज्य भाषा के आधार पर राज्य तो गठित कर दिए, अब बताइए रिपोर्ट दीजिए। समझ में आया मामला? अब तो देना है ना। रिपोर्ट दी इसकी नया मानव ना कैंसिल, भाषा के आधार पर राज्य गठन करब ठीक ना है ना, ये रिपोर्ट दे है। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के आधार राज्य बना सकता है, ठीक है, इसके आधार की रिपोर्ट दिया, इसके है गलत है, मतलब भाषा के आधार राज्यों का गठन, हाँ गठन ठीक नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, और दूसरे का है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठित कर लीजिए। उसके बाद फिर विरोध हुआ तो जेपीबी समित गई, इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार राज्य गठन भाई अभी रोक दिया जाता है, कर दिया जाएगा भविष्य में, वो तो ये धरने पे आ गया। इनकी मृत्यु है, तुरंत वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में घोषणा कर दी। तो फिर ये फजल अली कमेटी गठित हो गई, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर, 3 लोग ये गठित हुए। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक है, अगर विशाल जनता इसकी मांग कर रही तो ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार्य, ठीक, लेकिन शर्त रख दी गई, एक भाषा एक राज्य सही नहीं है। ना ये कहे ठीक है भाषा के आधार राज्य बना ले भैया, लेकिन कहा कि अब जहां एक भाषा रहा तो वह एक राज्य बना जाए, ये ठीक ना है ना। अब ये तरह संभव है ये नहीं ना, अभी किताब बनाए ना, अब एक अपने मन से बताओ तो ये क्या समझा, एक भाषा के आधार पर एक राज्य बनाओ संभव है नहीं ना, इतना राज्य बने हैं और ये संभव है ये नहीं, काहे से कि जैसे नहीं शासन बात ही नहीं, जैसे 2 राज्य हैं, एक राज्य ये एक भाषा है, ये मान लीजिए हिंदी है, ये भोजपुरी है, यहाँ बोली है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां दोनों बोली जाए, उसको कैसे बनाओगे? तो ये संभव है ये नहीं है, मतलब समझ रहे हैं भाई। मान लीजिए हिंदी वाले के एक राज्य बना दिए, भोजपुरी के एक बना दिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं भोजपुरी, दोनों संक्रमण क्षेत्र है, उनका क्या होगा ना। या ऐसा कोई राज्य संभव नहीं कि वहां सभी एक भाषा बोलते हैं, ये संभव है? उत्तर प्रदेश से सभी एक भाषा बोलते हैं, तो फिर ऐसे राज्य का क्या मतलब होगा? तो वही कहे कि एक भाषा एक राज्य संभव न बनवा। हाँ, भाषा के आधार पर अगर जन बहुमूल्य जन मांग करता है, बहुमत मांग करता है तो 3 जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य संभव नहीं। क्या कहें? फजल अली ये सब कहें भैया केवल भाषा और संस्कृत के आधार पर राज्य के गठन ठीक ना है ना, ठीक है। पहला कहें केवल भाषा प्लस संस्कृति के आधार पर राज्य गठन ठीक नहीं, ठीक है, ये लोग बता दिए। इन लोगों ने बताया कि अगर 70% से अधिक जनसंख्या वहां एक भाषा बोल रही है तो राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन अगर उससे कम है तो ठीक नहीं। लेकिन अगर ऐसा राज्य बनाया जा रहा है तो 30% जो बच रहे हैं अन्य भाषा वाले, उनकी भी भाषा का ख्याल रखना होगा। जैसे इस समय मुद्दा चल रहा है मराठा वाला ना, मराठा वाला मुद्दा चल रहा है, भाषा का ही मुद्दा है,
तो अगर ऐसे राज्य बनते रहेंगे तो ऐसे बवाल होता रहेगा। तो वहीं पे बताए थे कि अगर 70% जनसंख्या एक भाषा बोले और वो मांग करती है तो ठीक है, राज्य बना दिया जाए। ठीक। और फिर इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर नहीं, अगर जैसे 70% एक जनसंख्या बोल रही है और 30% दूसरी, तो वहां पे ये नियम बनाया जाए कि एक मुख्य भाषा होगी, दूसरी गौण भाषा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है, लेकिन दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू है। ठीक है, उनका भी ख्याल रखना है, जो जिनकी संख्या कम है जिस भाषा वालों की, ये बताया गया है। हाँ, तो 30% वाले वो बनाते हैं। ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता है? एक अधिनियम लिख लीजिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956 में बन गया। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। याद है कुछ? 7वां कहा है? 7वीं अनुसूची हटाया था इसमें। कहा था वहां नहीं, जो राज्य थे 4 का खा गा घम बटे थे, उनको खत्म किया है ना। तो वहां से 14 राज्य अच्छा केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, उनको खत्म करके, तो वही खत्म हुआ इसी अधिनियम के तहत। ठीक है। इसके तहत क्या? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है। कब बने? 1956 में। उसके पहले बटे हुए थे। अब हम लोग चैप्टर के समाप्ति पे हैं। अभी है, लेकिन भाई 28 राज्य बनाना है। क्रम से हम केवल बता दे रहे हैं, यही क्रम पूछता ही है और कुछ पूछता उसका नहीं है ना। केवल सिक्किम का सन पूछ लेता है, संशोधन पूछता है, और ज्यादातर सन नहीं पूछता, क्रम पूछता है, किस क्रम में बने हुए हैं। तो हम बताते चल रहे हैं, वही लिखते चलिए। 1960 में मुंबई और गुजरात बने। गुजरात को काट के बंबई बना दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद दादर नागर हवेली 61 में ना, पुर्तगालियों ने कब दिया था इसको? 61 में दिया था। तो ये एक राज्य बन गया, दादर नागर हवेली। 1961 में दादर नागर हवेली। अब इसके पहले ध्यान दीजिएगा, 1953 में आंध्र प्रदेश बन चुका है। ठीक है। मुंबई को महाराष्ट्र समझिएगा। अब महाराष्ट्र है ना, ये सब जानते रहिए, हम मुंबई लिखें इसका मतलब महाराष्ट्र है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, ये सब जो मिल रहे हैं, तो ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा रहे हैं, इनको अभी छोड़ देते हैं। या लिख दीजिए 1962 गोवा, दमन दीव। फिर 1963 में नागालैंड। 1963 में नागालैंड, ये 16वां संविधान संशोधन है। ठीक है। 62 में ही ये गोवा दमन दीव और पांडिचेरी बना है। गोवा दमन दीव हम पुर्तगाली से हैं, ऐसे लिख देते हैं, पुर्तगाल से, और प्लस पांडिचेरी ये फ्रांसीसी से। ये फ्रांसीसी वाला 1954 में मिल गया था, लेकिन राज्य यहाँ बना रहे हैं। ये 61 में मिला, तुरंत बना रहे हैं। हरियाणा, ये 16वां था ना, हरियाणा 17वां कर दीजिए। 1966 17वां। फिर 71 में हिमाचल प्रदेश। 71 में हिमाचल प्रदेश, ये 18वां
क्रम लिखते चल रहे हैं। हाँ, फिर मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां। मणिपुर 19, त्रिपुरा 20। इसका सन नहीं दिया है। मेघालय 21, मिजोरम, मेघालय के बाद है सिक्किम। बाईस, मिजोरम 23, मिजोरम 23, अरुणाचल 24, गोवा 25, 28 राज्य पूर्व करा रहे हैं। गोवा 25, छत्तीसगढ़ 26, छत्तीसगढ़ 26, और उसके बाद उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। तो 26, 27, 28, 29 राज्य हो गए ना। ये तीनों बने हैं 2000 में। ठीक है, ये वाला बना है 2014 में। गोवा कहाँ है? गोवा 87। ये तीनों बने हैं 1987 में। सिक्किम आपका बना है 1975 में। ये तीनों बने हैं 1972 में। ठीक, ये हो गए। देखिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। सिक्किम के बाद ये मणिपुर था, ये मिजोरम हो गया। फिर अरुणाचल, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। ये आपके राज्य हो गए। हाँ, क्रम से ये इसका क्रम है कोड में। आम गुनाह में ही अगोछौ रहली। आम गुनाह ही मित्र में सिम अगोछौ झटे। यही इतना पूछा, आम गुनाह ही में मित्र में, ये तक पूछा। यही क्रम से करवाता है। ठीक है, तो जो ये हमारा था राज्यों का पुनर्गठन, पूरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।